साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे यूट्यूब पे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का सारा चैप्टर कवर हो चुका है। सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। तो वो 10-15 मिनट का टॉपिक है जिसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी, तो उसको आप अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे अपार्ट फ्रॉम दोज 2 टॉपिक्स, जो हमारे पास बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को डिटेल में कवर कर लिया है, और इन टॉपिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे आपसे पूछे डेफिनेटली जाते हैं। ठीक है, सो बच्चा इसके लिए बेस्ट क्या तरीका रहेगा, अगर आप आराम से बैठ के क्वेश्चंस देखते रहोगे कुछ फायदा नहीं है उस चीज का। उससे बेटर क्या रहेगा, आपको नोटबुक उठानी है, जैसे ही क्वेश्चन आता है यहाँ पे डिस्प्ले होता है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से उसको सॉल्व करना है, और उसके बाद मैं उसका आंसर आपको बताऊंगी, सॉल्व करूंगी आपके साथ। अगर आपका आंसर सही है तो आपको फॉर एवरी क्वेश्चन यू हैव टू गिव योरसेल्फ 1 मार्क्स। ठीक है, अगर आपके 15 क्वेश्चन सही होते हैं, 10 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपके 10 नंबर आ जाएंगे, 9 क्वेश्चन सही होते हैं 9 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए एंड कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी भी आपको डाउटफुल लगते हैं कि ये चीजें मुझे समझ में नहीं आई। ठीक है, तो कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और साथ में कितने आंसर सही हुए हैं वो तो आपको डेफिनेटली लिखना ही लिखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज convert 25 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। तो आपके पास 2 चीजें प्रोवाइडेड हैं, फर्स्ट इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड सेकेंड इज 30 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को हमने केल्विन स्केल में बदलना है। जब बदलने की बात होती है 2 यूनिट्स को इंटर कन्वर्जन करनी है, तो उसके बीच में आपको पहले तो रिश्ता पता होना चाहिए। आई होप सो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके आंसर निकाल लिया है, वो चीज नहीं भूलनी किसी भी क्वेश्चन में। ओके, सो फर्स्ट इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चा 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हमने केल्विन स्केल की बात करनी है, 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? दैट इज 273 केल्विन। तो अगर हमने कभी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो हम उसमें ऐड कर देंगे 273। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25 प्लस 273 इक्वल्स टू कितना हुआ? 298 केल्विन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका पहले का आंसर। हमेशा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए आपको ऐड कर देना है 273। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस को हमने बदलना है, तो यहाँ पे आप करोगे 30 प्लस 273। ये कितना आ जाएगा बच्चा आपके पास? 30 प्लस 273 दैट इज 303 केल्विन। ओके, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, सिर्फ आपको कन्वर्जन के बारे में पता होना चाहिए। पहले का आंसर आया 298 केल्विन, दूसरा आया 303 केल्विन। तो जिन जिन बच्चों का ये क्वेश्चन सही था वो खुद को 1 मार्क्स दे दे। ठीक है, खुद को 1 मार्क्स दे दे जिनका ये क्वेश्चन सही था। तो देखते हूँ कौन कौन से बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आजकल। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। कि आपको गैस को लिक्विड में बदलना है तो कौन सी कंडीशन सबसे ज्यादा फेवरेबल होती है? नाउ लेट्स सी दैट। आंसर आपने दे दिया होगा। तो बच्चे गैस को लिक्विड में बदलना है, अगर ये बात हो रही है, इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स तो काफी दूर दूर होते हैं, ये तो इतने दूर दूर होते हैं, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो उससे ज्यादा पास होते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल दूर है, ये पास है। ठीक है, यहाँ पे तो दूरी मैंने बड़ी कम दिखाई है, एक्चुअल में तो गैस के मॉलिक्यूल्स की दूरी इतनी होती है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, बस 2 ही आपको यहाँ पे नजर आएंगे, बाकी 2 कहीं और होंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस कम होती है। इसका मतलब जब हमने गैस से लिक्विड में बदलना है, हमें यहाँ पे करना क्या है? इंटर पार्टिकल स्पेस को कम करना है। इंटर पार्टिकल स्पेस को कम करना है, राइट। तो इंटर पार्टिकल स्पेस को कम करने के लिए हम 2 चीजों का यूज कर सकते हैं।
फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज प्रेशर। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि प्रेशर को बढ़ाया जाए या कम किया जाए, टेम्परेचर को बढ़ाया जाए या कम किया जाए। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर का क्या रिलेशन है इंटरपार्टिकल स्पेस से। तो बच्चा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे कहीं पे आग लग जाती है तो आप भागते हो ना इधर उधर इधर उधर, तो वैसे ही अगर आग लग जाती है, जैसे हम गर्म खाने और ठंडे खाने की बात करें, अगर गर्म खाना है तो हमें दूर से उसकी खुशबू आती है, ठंडे खाने की हमें खुशबू नहीं आती। गर्म खाने की खुशबू क्यों आती है हमें? बिकॉज वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ मोशन भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एनर्जी ऑफ मोशन इंक्रीज होते ही क्या होता है, चीजें इधर उधर भागने लग जाती है, एनर्जी मोशन मूव करने की एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे आग लगेगी तो आप भागना शुरू हो जाओगे, सेम यहाँ पे होता है, आग लगती है वो भागना शुरू कर देते हैं। अगर इधर उधर भागने लग जाओगे तो इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो जाएगी, इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं अचानक से आग लगा दूं तो कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, क्यों? फिर उसमें से इंटर पार्टिकल स्पेस उसकी ज्यादा हो जाएगी, इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। बट क्या हमें इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा चाहिए? नहीं ना, हमें इंटर पार्टिकल स्पेस कम करनी है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेम्परेचर को करेंगे कम। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ मोशन भी कम हो जाएगी एंड इंटर पार्टिकल स्पेस भी कम हो जाएगी। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दिस इज हाउ हम टेम्परेचर को कम करके गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं। सेकेंड इज प्रेशर। प्रेशर के केस में आप क्या करोगे? तो बच्चा प्रेशर के केस में क्या होता है कि अगर यहाँ पे अगर मैं 5 लोगों को इस छोटे से रूम में रखूं तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर उन पे ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम है प्रेशर ज्यादा है। उनको मैं बोलूं 5 लोगों को कि आप एकदम से कॉर्नर में जाके बैठ जाओ सभी, तो उनके लिए स्पेस और ज्यादा कम हो गई, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई। ठीक है, तो अगर मैं उन 5 लोगों को बोलूँ तुम बहुत बड़े हॉल में जाके बैठ जाओ, तो अभी क्या हुआ, प्रेशर उन पे कम हो गया। प्रेशर कम हुआ तो इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा हो गई। मतलब अगर सेम मॉलिक्यूल्स को मैं इतनी जगह पे रखूं तब तो वो आराम से बैठे हैं, पर अगर उसमें मैं प्रेशर अप्लाई करूंगी, उनको कंप्रेस करूंगी, तो उनका वॉल्यूम कम हो रहा है और इंटर पार्टिकल स्पेस उनकी कम हो रही है। सेम मॉलिक्यूल्स को कम जगह पे बिठा रही हूँ। तो यहाँ पे जब आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो तब इंटर पार्टिकल स्पेस कम होती है, तब इंटर पार्टिकल स्पेस कम होती है, और यही हमारा मकसद है। तो इसका एंड में आंसर क्या आ जाएगा, 2 फेवरेबल कंडीशंस आर लो टेम्परेचर, क्या हमने टेम्परेचर यहाँ पे कम करा ना, अरे यहाँ पे क्या आएगा, 2 फेवरेबल कंडीशंस आर लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, सॉरी प्रेशर यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, हाँ ऑब्वियसली अगर हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करना मतलब उसको कंप्रेस करना, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाई प्रेशर, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, राइट। सो ये दो है इसकी फेवरेबल कंडीशंस फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। सो नाउ नेक्स्ट इज, थर्ड क्वेश्चन इज, to which physical state of matter do the following statements apply? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट इज इनकम्प्रेसिबल एंड नो फिक्स शेप। तो बच्चा इनकम्प्रेसिबल कौन सी स्टेट होती है? सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस, इन तीनों में से सबसे जो मतलब बहुत ही कम कंप्रेसिबिलिटी शो करती है। अगर यहाँ पे ये पानी है, इसको मैं कंप्रेस करना चाहूँ तो बहुत मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी शो करती है। तो हम यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल किनको लिखेंगे, सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल। और इसके बीच में फिक्स शेप भी नहीं होनी चाहिए। क्या पानी की फिक्स शेप होती है? पानी की फिक्स शेप होती है? नहीं होती। वो जिस भी बॉटल में जाएगा, जैसे बड़ी डिजाइन वाली बॉटल है तो इसके बीच में इसी की शेप ले लेगा। ठीक है, बहुत सारी सिंपल प्लेन बकेट में करोगे तो प्लेन बकेट की शेप ले लेगा। ठीक है, तो ये जिस कंटेनर में जाएगा उसी की शेप को अडेप्ट कर लेगा।
बट क्या सॉलिड ऐसा करता है? सॉलिड तो ऐसा नहीं करता। ये जो रिमोट है इसको मैं इस बॉटल के बीच में भी डालूंगी, ये रिमोट ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। सो हम ऐसा तो नहीं होता, किसी भी रूम में जाते हैं हमारी शेप वैसी हो जाती है, हम जैसे हम तो वैसे ही दिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे सॉलिड की तो फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है, सॉलिड की तो फिक्स शेप होती है, तो सॉलिड तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? लिक्विड। ओके, नाउ सेकेंड इज कंप्रेसिबल। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, गैसेस आर वेरी कंप्रेसिबल। वो इतनी ज्यादा कंप्रेसिबल हैं कि हम उनको धीरे 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 मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा पास लेके आ सकते हैं, और ये मैंने बहुत बार आपको शो किया है। देखो हमेशा यहीं पे पड़ा होता है। अगर मैं इसको नीचे सील कर देती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक है अभी, ठीक है, यहाँ तक गैस है, इसको मैंने नीचे से सील कर दिया, नाउ आई एम कंप्रेसिंग दिस, मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे हो कितना ज्यादा मैंने यहाँ पे इसको सेम वॉल्यूम को कंप्रेस कर दिया है, ठीक है। सेम उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, उनको मैंने कितना ज्यादा कंप्रेस कर दिया है। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है? गैसेस की होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? गैसेस विद नो डेफिनेट वॉल्यूम। इनका ऑब्वियसली जिस भी जगह पे जाएगी, जिस भी कंटेनर में जाएंगी, अगर पूरे हॉल में अगरबत्ती को जला दो, पूरे हॉल में उसकी खुशबू फैल जाएगी, बिकॉज इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज, 3 क्वेश्चन कर लिए अभी तक, देखते कितने बच्चों ने तीनों के तीनों आंसर सही दिए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? तो सपोज कर लो आपने एक बॉटल निकाली, एकदम से फ्रिज से बाहर निकाली, आप देखते हो कि उसको स्वेटिंग होनी शुरू हो गई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या बॉटल के अंदर, मतलब वहां पे बाहर पानी आना शुरू हो गया? इसका मतलब कि बॉटल के अंदर जो पानी था, क्या वो बाहर आ रहा है, या मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ठीक है, तो इसके बारे में मुझे बताओ, पॉज करो वीडियो को और बताओ कि क्या हो रहा है फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो नाउ बेटा आई होप सो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। Why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी। तो बेटा द आंसर इज कंडेंसेशन। आंसर क्या है? कंडेंसेशन। व्हाट डज दैट मीन? कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? जब एक गैस लिक्विड में बदलती है, ये यहां पे बात करें, जब वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में बदलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में बदलते हैं। तो बेटा होता क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोसेस होने के लिए जब हमने किसी लिक्विड को गैस में बदलना होता है ना, दैट मीन्स हमने जब बॉईल करना, आपके पास पतीला है, उसके बीच में पानी रखा हुआ है, तो आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो ताकि वो गैस में बदल जाए। लेकिन जब आपने इससे ऑपोजिट करना है, आपने गैस को लिक्विड में बदलना है, तब आप हीट प्रोवाइड नहीं करोगे, तब आप क्या करोगे? हीट कम करोगे, आप उस चीज को कूलनेस दोगे, ठंडक दोगे, टेम्परेचर को कम करोगे। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को होने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे? टेम्परेचर को कम कर दोगे। सो टेम्परेचर कम होने का क्या मतलब है? टेम्परेचर कैसे कम किया जाए? तो आपके पास क्या था? वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे, और आपने अचानक से फ्रीजर में से बॉटल को बाहर निकाला, तो अभी जो वाटर वेपर्स हैं वो तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। वाटर वेपर्स तो गैस है, वो इधर उधर बहुत ज्यादा घूमती फिरती रहती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, घूमने का बहुत ज्यादा शौक है। तो वाटर वेपर्स क्या करेंगे? इस बॉटल से आके टकरा जाएंगे। ये वाटर ऑलरेडी क्या है? बहुत ही ज्यादा आइस कोल्ड है, बहुत ही ज्यादा ठंडी है। तो अगर वाटर वेपर्स को अचानक से यहाँ पे ठंडक मिली, इसके साथ टकराते ही एकदम से पिघल जाएंगे। पिघल जाएंगे का क्या मतलब है? एकदम से क्या हो जाएंगे? टेम्परेचर कूल मिलते ही अचानक से वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाएंगे। तो जो अंदर वाला पानी है वो बाहर नहीं आता है, यहाँ पे जो वाटर वेपर्स हैं एटमॉस्फेयर में, वो इस ठंडी बॉटल की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? टेम्परेचर कम मिलता है इनको, इस वजह से वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। और कंडेंसेशन आपको और भी बहुत सारी जगह पे दिख सकती है, जैसे कि मैंने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है जब मैं टॉपिक समझा रही थी। तो ये आपको
जो विंटर्स में आपकी जो गाड़ियों के शीशे होते हैं वहां पे भी आपको ये बूंद बूंद सी नजर आती है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वाटर वेपर्स तब भी प्रेजेंट हैं क्योंकि शीशा बहुत ठंडा होता है विंटर्स में, तो जो वाटर वेपर्स उससे टकराते हैं तो वहां पे वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं, कॉन्डेंसेशन हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्डेंसेशन तो हमारे वाटर साइकिल में भी बहुत ज्यादा यूज होती है, जो आप पढ़ के ही आए हो। ठीक है, 8th क्लास में वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा। नाउ नेक्स्ट इज बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन तक आ चुके हैं हम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ, क्या यहाँ पे पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन 3 वेसल्स। आपके पास 3 वेसल्स हैं, वेसल ए, वेसल बी एंड वेसल सी। ये 3 वेसल में हम क्या देख रहे हैं, EA is the kinetic energy of this, EB is the kinetic energy of B vessel and EC is the kinetic energy of C vessel. Arrange the temperatures TA, TB, TC of water in the 3 vessel in increasing order. Okay. तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी दी गई है EA, EB एंड EC, एंड इसको ऑर्डर दिया हुआ है EA इज ग्रेटर देन EB इज ग्रेटर देन EC, और आपको टेम्परेचर का ऑर्डर बताना है। टेम्परेचर का ऑर्डर क्या होगा? तो सिंपली वो कुछ नहीं पूछ रहा, आपको ये बोल रहा है कि टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन, आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल? वो आंसर बताओ आप कि क्या वो ऑर्डर सेम इस ऑर्डर में होगा, दैट मीन्स इस ऑर्डर में होगा, या किसी और ऑर्डर में होगा, जैसे TA इज लेस देन TB इज लेस देन T। तो इन दोनों में से किस ऑर्डर में होगा? तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, the more is the temperature, the more is the kinetic energy. That means आग लग जाती है तो लोग भागते हैं, मोशन उनका इंक्रीज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स इधर उधर भागेंगे बहुत ज्यादा और उनका काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ मोशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमारी EA इज मैक्सिमम, अगर ये ऑर्डर है काइनेटिक एनर्जी का, तो हमारे पास टेम्परेचर का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, दैट इज TA is greater than TB is greater than TC as temperature is directly proportional to काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, ठीक है बच्चा, इसमें सिर्फ एक घुमा फिरा के उसने आपको एक कॉन्सेप्ट पूछा, बट उसके कॉन्सेप्ट पूछने का तरीका बहुत ही बढ़िया था, और इसी चीज को हम बोल देते हैं कि अरे ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आया। इसमें मुश्किल क्या था, सिर्फ आपको एक चीज पता होनी चाहिए और आप इजीली इसको क्रैक कर सकते थे, राइट? ओके, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते जाओगे आपको चीजें इजी लगनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज बेटर फॉर हीटिंग पर्पसेस देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस? तो अगर हम इस चीज की बात करते हैं कि एक उबलता हुआ पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, उबलता हुआ पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, एंड एक स्टीम है, ठीक है, यहाँ से भाप निकल रही है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ पे स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे है, यहाँ पे पानी 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये उबलते हुए पानी में आप हाथ लगाओगे गलती से भी तो आपका हाथ जल जाएगा, या अगर स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी तो आपका हाथ जल जाएगा? जलेगा दोनों केस में, बट ज्यादा डेंजरस ये है, दिस इज मोर डेंजरस। दैट मीन्स स्टीम एट, जो ये क्वेश्चन है इसको ऐसे भी पूछा जा सकता था, इसलिए मैंने आपको बताया है, दैट मीन्स स्टीम एट 100 degree Celsius is more dangerous than water at same temperature, that means 100 degree Celsius,
सेम टेम्परेचर पे है वाटर एंड स्टीम, तो कौन सी चीज ज्यादा डेंजरस होगी? स्टीम ज्यादा डेंजरस होगी। जो स्पास होते हैं उसमें 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम नहीं होती, जो आपको कोल्ड कफ में बोला जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम नहीं होती, ठीक है, अदरवाइज आपका फेस जल जाता। नाउ why steam at 100? The question is why this is so. Why steam at 100 degrees Celsius is more dangerous than water at the same temperature? Now the answer is because of latent heat. Because of latent heat. तो latent heat में ऐसा क्या था बच्चा? latent heat का मतलब होता है hidden heat. latent heat का क्या मतलब होता है? hidden heat. तो हिडन हीट, वो हीट छिप जाती है। तो इसका पूरा का पूरा लेक्चर अपलोड हुआ है। आपने कभी भी ये नहीं सुना कॉन्सेप्ट कि लेटेंट हीट क्या होता है, तो पहले जाके आप वो वीडियो देखो, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, राइट। तो अगर आपको जस्ट रिवीजन करनी है तो मैं आपको बता देती हूँ, लेटेंट हीट इज व्हाट? हिडन हीट। अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन थर्मोमीटर पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है, इसका मतलब वो हीट कहीं ना कहीं जाके छिप रही है। वो हीट उस स्टेट को बदलने के लिए काम आ रही है, ठीक है, वो हीट उस स्टेट को बदलने के लिए काम आती है। तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखें, आपके पास लिक्विड है, दैट इज वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे है स्टीम। तो बच्चा ये स्टीम बनी कैसे है? ये स्टीम पानी से बनी है। तो पानी को जब आपने बहुत ही ज्यादा हीट प्रोवाइड करी, तब वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, तब वो स्टीम में बदला। इसका मतलब स्टीम के पास ना ही सिर्फ वाटर की एनर्जी है, उसके पास वो एनर्जी भी है जो हीट प्रोवाइड आपने करके उसको स्टीम में कन्वर्ट किया है। जस्ट एग्जाम्पल, एक क्लास 9th का बच्चा है, एक क्लास 11th का बच्चा है, या एक क्लास 10th का बच्चा। तो क्लास 9th से ज्यादा क्लास 10th वाले बच्चों ने ज्यादा सिलेबस पढ़ाई करी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी अगर हम यहाँ पे देखिए, ये जो बच्चा है इसके पास सिलेबस वाली नॉलेज ज्यादा होगी। वैसे तो किसी के पास कितनी भी नॉलेज हो सकती है, लेकिन सिलेबस वाली नॉलेज इसके पास ज्यादा होगी अगर इसने पूरी बुक ओरिएंटेड पढ़ाई करी होगी, एज कम्पेयर टू 9th वाला बच्चा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू 9th वाला बच्चा, 10th वाले बच्चे के पास सिलेबस वाली पढ़ाई ज्यादा होगी, क्योंकि ये 10th वाला बच्चा 9th का तो सिलेबस करके आया ही है। जितनी 9th वाले बच्चे ने पढ़ाई करी है उसने उतनी तो करी ही है, उसने एडिशन में 1 साल ज्यादा पढ़ाई करी है, ठीक है, एडिशन में 1 साल उसने ज्यादा पढ़ाई करी है, तो इसके पास ज्यादा नॉलेज होगी। मतलब वो इसी रास्ते से क्रॉस होके इस रास्ते तक पहुंचा है। सेम अप्लाइज टू स्टीम। स्टीम के पास वाटर वाली तो हीट पड़ी है, बट जो हमने उसको एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करी थी जब हम उस पानी को बॉईल करते हुए उसको स्टीम में बदल रहे थे, और वो हीट टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रही थी, वो हीट कहीं ना कहीं जाके छिप रही थी। इसका मतलब स्टीम के पास वाटर वाली हीट तो है ही, प्लस उसके पास क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी पड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टीम के पास ज्यादा हीट है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे वाटर वाली हीट प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो उसने एब्जॉर्ब करी है, स्टीम के पास वो पड़ी है, और वाटर के पास सिर्फ उतनी ही हीट पड़ी है। दैट इज वाई स्टीम इज मोर डेंजरस, एज उसके पास हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, उसके पास हीटिंग पर्पसेस के लिए इसलिए वो ज्यादा यूज करी जाती है, ठीक है। सेम अप्लाइज टू कि अगर आपको आइस की बात करें, सेम इसी चीज पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आइस है एट सेम टेम्परेचर एंड वाटर एट सेम टेम्परेचर, क्यों हम कोल्ड ड्रिंक्स में आइस डालते हैं ना कि ठंडा पानी डालते हैं? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज जो आइस है उसके पास कम हीट होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू वाटर। इसके पास कम हीट होती है और इसके पास ज्यादा हीट होती है, ठीक है। तो ज्यादा के स्पेलिंग शायद गलत है, ठीक है, शायद ये ऐसे होता है, राइट, इसको देख लेना। तो बच्चा कम हीट ज्यादा हीट क्यों है? क्योंकि जब आइस मेल्ट होती है तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब करके पानी में बदलती है, इसलिए पानी के पास ज्यादा हीट होती है, मोर हीट होती है एज कंपेयर टू आइस एट सेम टेम्परेचर। अगर इसकी डिटेल में जाना है
तो आप डिटेल में लेटेंट हीट का टॉपिक सर्च कर सकते हो। आपको पूरा का पूरा अच्छी सी वीडियो लेक्चर मिल जाएगा जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको लेटेंट हीट अच्छे से समझ नहीं आया हुआ तो ये सभी क्वेश्चंस मैंने उसमें भी करवाए हुए हैं। ओके, तो नाउ शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है जितना आपके लिए नेसेसरी है कि वाटर के पास कम हीट है एज कंपेयर टू स्टीम, सेम आइस के पास कम हीट है एज कंपेयर टू वाटर एट सेम डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7. Alka was making tea in kettle. Suddenly she felt intense heat from the puff of a steam gushing out of the spout of kettle. She wondered whether the temperature of the steam was higher than that of water boiling in the kettle. Okay, तो ये देखती है कि उसने केटल में पानी उबाल रही है और उसने क्या देखा, जो वहां से स्टीम निकली है ना वो एकदम से उसके फेस पे एकदम से वो घबरा गई। तो उसने ये सोचा कि इसका मतलब क्या वो जो बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, सॉरी उसका टेम्परेचर कम है, क्या स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा है। शी वांटेड द टेम्परेचर ऑफ स्टीम वाज हायर देन दैट ऑफ वाटर बॉइलिंग इन द केटल। तो ये मैंने आपको सीधा साधा क्वेश्चन पूछा था कि सीधा ऐसे पूछ सकते हैं और घुमा फिरा के आपसे ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी आप एक पूरी कहानी में उलझे रह जाओगे। आंसर क्या है, सेम है, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टीम के पास ज्यादा हीट है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। ओके, इसको आपने अच्छे तरीके से लेटेंट हीट को एक्सप्लेन करना है, क्यों लेटेंट हीट होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए होती है, और ये सारी चीजों को आप एक्सप्लेन कर दो कि अच्छा खासा आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन. एक्सप्लेन इंटरकन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से ये बताना है। ठीक है, फ्लो चार्ट की हेल्प से बच्चा ये देखो आपके पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, दैट इज सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन दिस इज गैस। ठीक है, ये 3 है आपके पास टेम्परेचर गैसेस, सॉरी ये 3 है आपके पास स्टेट्स। तो सबसे पहले इंटरकन्वर्जन हम करते हैं एक ही साइकिल में, सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, एंड देन ये दूसरा साइकिल क्या है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 साइकिल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड टू लिक्विड। आइस है, सॉलिड है, उसको मेल्ट करोगे तो वो पानी में बदल जाती है, ये क्या है हमारे पास, मेल्टिंग। सो सॉलिड टू लिक्विड इज मेल्टिंग। लिक्विड टू गैस, पानी है उसको उबालोगे, बॉईल करोगे, वो वेपर्स में बदल जाएगा। तो सेकंड का क्या आंसर आएगा, लिक्विड टू गैस इज बॉइलिंग, और इसको हम वेपराइजेशन भी बोलते हैं, वेपराइजेशन। ठीक, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। नेक्स्ट इज गैस टू सॉलिड। अगर आपको सीधा गैस को सॉलिड में बदलना है तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस टू सॉलिड या सॉलिड टू गैस दोनों क्या है हमारे पास, दिस इज सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे कैम्फर, नेप्थलीन, बॉल्स, ये सारी क्या शो करती हैं, सब्लिमेशन शो करती हैं। क्या शो करती हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ठीक, ऑपोजिट प्रोसेस को डी सब्लिमेशन भी बोल देते हैं, कुछ सब्लिमेशन ही बोलते हैं दोनों को, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अगर हमने लिक्विड को सॉलिड में, मतलब वाटर जो है उसको हम बदलेंगे आइस में, तो आप क्या करते हो, पानी को फ्रीजर में रख देते हो, दैट इज फ्रीजिंग, राइट। क्या है ये, फ्रीजिंग। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विड सॉरी गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड क्या होगा, करा नहीं था हमने, वाटर वेपर्स हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल रहे हैं, उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉन्डेंसेशन, दिस इज कॉन्डेंसेशन। टेम्परेचर इसमें हम कम कर देते हैं, यहाँ पे भी टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, वो तो सीधा ही सब्लिमेशन का प्रोसेस है। ओके, सो दिस इज द फ्लो चार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, डिस्कस दी वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो बेटा रेट ऑफ इवेपोरेशन कौन, पहले तो इवेपोरेशन वेपराइजेशन में डिफरेंस क्या है। वेपराइजेशन इज व्हाट, वेपराइजेशन हम उसे बोलते हैं जब कोई चीज
अपनी लिक्विड स्टेट में वेपर्स में बदल गई है, दैट इज वेपराइजेशन। बट वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे होती है और इवेपोरेशन सनलाइट या एटमॉस्फेरिक हीट की हेल्प से होती है। जब आप जैसे कपड़े सुखा रहे हो, उबल नहीं रहा है वो पानी, ठीक है, स्टिल वो ड्राई अप हो रहा है, दैट इज इवेपोरेशन, ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो नाउ कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इवेपोरेशन? फर्स्ट इज, 4 फैक्टर्स हैं। पहला है सरफेस एरिया, देन टेम्परेचर, देन विंड स्पीड, और उसके बाद क्या आता है? ह्यूमिडिटी। ओके, नाउ फर्स्ट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या मतलब है? आपने कपड़े गीले किए मतलब धोए, ठीक है, सपोज कर लो छोटा वर्जन ऑफ कपड़ा, आपने कपड़े धोए और आपने ऐसे करके ही उसको साइड पे रख दिया, क्या वो सूख पाएंगे? नहीं सूख पाएंगे। तो आप क्या करते हो? उसको ओपन करके ऐसे अच्छे तरीके से उसको रंगा देते हो ऐसे प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पे हमने सरफेस एरिया को इंक्रीज किया है, ताकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा ड्राई अप उतना इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन ही बोलते हैं हम इसे, राइट। तो यहाँ पे क्या है? सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा इवेपोरेशन रेट भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ग्लास है, आपने उसमें पानी रखा, तो आपने उसको धूप में रख दिया, वो ग्लास का पानी ऐसा तो नहीं है उड़ जाएगा 1 घंटे में 2 घंटे में, नहीं पॉसिबल है। मे बी 1 पूरा दिन लगे, मे बी 2 दिन लगे, डिपेंडिंग अपॉन कितनी ज्यादा गर्मी है। लेकिन अगर आपने उसको ऐसे फेंक दिया, ठीक है, मतलब आपने उसको ऐसे फेंक दिया, तो ये क्या करेगा? मे बी 1 घंटे में सारा का सारा सूख जाएगा, ठीक है, अगर गर्मी बहुत ज्यादा है। तो इससे भी क्या दिखता है हमें कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन रेट उतना ही इंक्रीज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ना, गर्मी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा कपड़े इजीली सूख जाते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या हो जाती है? इवेपोरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, वेरी इजी। नेक्स्ट इज विंड स्पीड। अरे हवा बहुत अच्छी चल रही है, फटाफट से कपड़े सूख ड्राई अप करने के लिए, सुखाने के लिए डाल दो, तो ये इसका क्या मतलब है? हवा अच्छी चलेगी, इवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इवेपोरेशन रेट इंक्रीज होता है अगर विंड स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज यूजुअली नहीं समझ में आती बच्चों को कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने से क्या इवेपोरेशन रेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? तो बेटा एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो जो चीज हमारे पास ऑलरेडी होती है ना, हमें इतनी ज्यादा इच्छा नहीं होती, इतनी ज्यादा लालच नहीं होता उस चीज। इवेपोरेशन में हम कर क्या रहे हैं? हम वाटर वेपर्स को ही जनरेट कर रहे हैं। आप ऑलरेडी घर से खाना लेके आए हो, 2-2 डिब्बे लेके आए हो, तो आपको क्या जरूरत है? क्या जरूरत है आपको बाहर से खाना? वैसे तो लालच रहता ही है, चलो बाहर से नहीं, आपके फ्रेंड्स भी लेके आए हैं खाना और आप भी बहुत टेस्टी खाना लेके आए हो, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत टेस्टी खाना है, तो अब अपने फ्रेंड्स के टिफिन को क्यों देखोगे? क्योंकि आपका खुद का खाना ही बहुत ज्यादा टेस्टी है, ठीक है। तो जो चीज आपके पास ऑलरेडी है, आपको जरूरत नहीं है किसी और से मांगने की। तो जब एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो उसको क्या जरूरत है इवेपोरेशन करवा के और वाटर वेपर्स लेके आने की? नहीं जरूरत है, ठीक है। जब आपका सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या जरूरत है और ज्यादा सिलेबस इंक्रीज करके अपने आप को प्रेशराइज करने की? तो अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी का मतलब है जब मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो, जब बारिश होती है उसके बाद बहुत ज्यादा चिपचिप वाला मौसम आ जाता है ना, दैट इज ह्यूमिडिटी। तो जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, वाटर वेपर्स का रेट जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वाटर वेपर्स का मतलब there are so many water vapors in the atmosphere as compared to normal, कि जो नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसके कंपैरिजन में जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है वाटर वेपर्स बढ़ जाते हैं। तो वाटर वेपर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो इवेपोरेशन कम हो जाएगी, क्योंकि नहीं चाहिए उसे और वाटर वेपर्स। तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से जो हमारे पास इवेपोरेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से इवेपोरेशन रेट कम होता है, बाकी सारी जगह इंक्रीज हो रहा है इवेपोरेशन रेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है
लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ टू लिक्विड्स, हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। इसकी है रेट ऑफ इवेपोरेशन इज 180 एंड इट हैज 200, विच कैन प्रोड्यूस मोर कूलिंग इफेक्ट। तो बेटा जितना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन का क्या मतलब है कि जब किसी स्टेट ने लिक्विड से गैस में बदलना है, वहां पे वेपराइजेशन होगी, इवेपोरेशन होगी, तो वो स्टेट में बदलेगा, उस टाइम पे वो क्या छीन के लेके जाएगा, उस जगह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को खींच के ले जाएगा। ठीक है, तो जब वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को, स्टेट बदल रही है, लिक्विड टू गैस हो रहा है, वेपराइजेशन हो रही है या इवेपोरेशन हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा या नहीं पहुंचा। ठीक है, सो इवेपोरेशन हो रही है, तो इवेपोरेशन हो रही है तो अभी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसे चाहिए, वो कहाँ से लेगा, जिस भी जगह पे सरफेस पे वो पड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी एक लिक्विड की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 180 है, इसका मतलब वो 180 किलो जूल हीट उस सरफेस से निकाल देगा, उतनी ठंडक उसे प्रोवाइड करेगा। और लिक्विड बी जो है 200 किलो जूल एनर्जी निकालेगा। तो एनर्जी किसने ज्यादा निकाली, लिक्विड बी ने। तो इसका मतलब लिक्विड बी जो है विल प्रोवाइड मोर कूलिंग, विल प्रोवाइड मोर कूलिंग, मोर कूलिंग, क्योंकि बेसिकली लेटेंट हीट का क्या मतलब है, हीट को चुरा के ले जाना। तो जितनी ज्यादा हीट चुराएगा उतनी ज्यादा कूलिंग होगी। ठीक है, तो लिक्विड बी ने ज्यादा हीट चुराई, तो इसका मतलब वो ज्यादा कूलिंग को प्रोवाइड कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। तो आपने इसका रीजन बताना है। फर्स्ट इज the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. तो हॉट फूड का आपको खुशबू दूर से आ जाती है, कोल्ड फूड ठंडे खाने की खुशबू लेने के लिए आपको पास जाके उसको स्मेल करना पड़ता है। वाई सो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज कि जो हॉट फूड है ना, हॉट फूड में टेम्परेचर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, इसलिए डिफ्यूजन रेट इज मोर, इसलिए बच्चा डिफ्यूजन रेट इज मोर। एंड कोल्ड फूड में ऑपोजिट होता है, टेम्परेचर कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है, डिफ्यूजन कम। तो दैट इज द रीजन कि हमें हॉट फूड का खाना, जो किचन में जो ताज़ा ताज़ा खाना बन रहा है, वो हमें दूर से ही उसकी खुशबू आ जाती है कि अरे आज तो ये बना है, बहुत भूख लगी है। ठीक है, आपके सेंसेस एकदम से वर्क करने शुरू हो जाते हैं और भूख नहीं भी लगी हो फिर भी भूख लग जाती है, राइट। सो नेक्स्ट इज 10th, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यहाँ पे ये शो कर रहा है? डाइवर है, कट थ्रू मतलब इस तरीके से कट करता है। अगर जहाँ पे बॉक्स हो एक सॉलिड, क्या मैं उसमें से कट करके जा सकती हूँ? कराटे वाली ही कर सकते हैं ना, या तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के साथ। वो भी एक ऐसी चीज जिसके साथ वो चीज पॉसिबल है, ऐसे किसी भी चीज के साथ पॉसिबल नहीं है। दीवार को यहाँ पे कट नहीं कर सकती, इस ब्लॉक को मैं ऐसे कट करते हुए नहीं लेके जा सकती, पर एयर को मैं कैसे कट कर पा रही हूँ, राइट, कर पा रही हूँ। तो बेटा क्या है, एयर की बात करते हैं, देन वाटर, देन वुडन ब्लॉक, देन वुडन ब्लॉक। तो वुडन ब्लॉक को हम बिल्कुल कट नहीं कर पा रहे, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम हियर, यहाँ पे कट नहीं कर पा रहे, डिस्टेंस बहुत कम है यहाँ पे। वाटर को कट कर पा रहे हैं, बट उसके लिए प्रॉपर हमें टेक्निक चाहिए, प्रॉपर हमें थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। फिर भी चलो पानी को बिना इन्हीं टेक्निक के भी हम ऐसे कट कर देते हैं, लेकिन फोर्स तो लगता है थोड़ा सा। लेकिन तो यहाँ पे एज कंपेयर टू वुडन ब्लॉक आपका फोर्स कम लगेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड इसमें थोड़े से कम होते हैं। नाउ देन देयर इज एयर। अभी यहाँ पे एयर पे, तो जो एयर है,
एयर में क्या होता है, आप अपने आप को इजीली यहाँ पे कट कर पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही कम आपका फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ही कम है, इंटर पार्टिकल स्पेस जो है बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम, यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताना है, ठीक है। इसी वजह से एयर में इजीली कट कर रहे हैं, पानी में थोड़ा सा फोर्स लगता है, वुड ब्लॉक में, सॉलिड में तो बहुत ही ज्यादा फोर्स लगता है, प्रॉपर टेक्निक्स अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है ये आज का 10th। आप इसको 11th, इसको 12th, इसको 13th और इसको 14th, ठीक है, ऐसे मानो। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, सो देखते हैं आज कितने बच्चों को क्या क्या पहले तो प्रॉब्लम्स आ रही है। नेक्स्ट लेक्चर में मेरा ये रहेगा कि आप कमेंट्स में पहले तो मुझे बताना कौन कौन से टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है, ताकि मैं उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज्यादा लेके आऊँ, राइट। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और ज़्यादा डिटेल में समझा पाऊंगी जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, या आपको एनालाइज करने के लिए कि आपको प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, पहले आप वो एनालाइज करो, उसके बाद हम उसको सॉर्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज, पहला आता है ए पार्ट इज, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। एक गैस है, जिस भी वेसल में उसको डाल दो, जैसे अगरबत्ती है, अगर मैं उसको यहाँ पे रख दूंगी पूरे के पूरे रूम में फैल जाएगी खुशबू, अगर मैं उसको हॉल में रखूंगी हॉल में खुशबू फैल जाएगी, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा किसी बहुत ही बड़े हॉल में रख दूं तो वहां पे उसकी खुशबू फैल जाएगी, अगर मैं उसको एक छोटे से इतने से एरिया में रखूं, इतने से कोई बॉक्स में रखूं, तो उतनी खुशबू वहीं पे रहेगी उसकी। इसका क्या मतलब है, जिस भी वेसल में लेके जाऊंगी वहीं पे उसका वॉल्यूम रह जाएगा, राइट। सो दैट मीन्स gases do not have फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, ये रैंडम होते हैं, ठीक है, रैंडम मोशन में होते हैं, इस वजह से ये इधर उधर फैल जाते हैं, ठीक है। ओके, राइट। नेक्स्ट इज अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, ये लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे, चाहे आप रैंडम मोशन लिखो नहीं लिखो, बट ये लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बी क्वेश्चन में, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, अभी आप इसमें क्या बताओगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बहुत ही कम होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होने की वजह से क्या होता है, इतना ज्यादा रैंडमली, मतलब जब कोई है ही नहीं डांटने के लिए आपको, ठीक है, आप कहाँ से सुधरोगे, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो और इधर उधर टक्करे मारते फिर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स का हाल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, घर से कोई प्यार नहीं है, इधर उधर घूमते फिरते जा रहे हैं पूरे का पूरा, यू नो, कि मैं क्या बोलती थी कि गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जवानी है दीवानी के रणबीर कपूर की तरह, कि मुझे उड़ना है दौड़ना है बस रुकना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, ये बहुत ही ज्यादा रैंडम मोशन में होते हैं। कौन से मोशन में होते हैं, बहुत ही ज्यादा रैंडम मोशन में होता है। तो ये चीज यहाँ पे लिखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे लिख दोगे गलत नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रैंडम मोशन में होते हैं, और रैंडम मोशन की वजह से ये किसके साथ आपस में भी टकराते हैं एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर पे भी टकराते हैं, इसलिए वो वहां पे प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। ओके, दैट इज द रीजन बिहाइंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, एक वुडन टेबल को सॉलिड बोलना चाहिए, क्यों, आपने सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट आता है बेटा डी पार्ट, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू the same through a solid block of wood we need a karate। तो ये सेम क्वेश्चन है बेटा, ये तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे भी आपको क्या बताना है कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मैक्सिमम, देन लिक्विड में आते हैं, देन आते हैं गैसेस में। यहाँ पे मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ,
तभी आपने बताना है इसकी वजह से। एयर से हाथ ऐसे करना बहुत ईजी है, वाटर में उससे डिफिकल्ट है, एंड वुडन ब्लॉक में बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल काम है। ओके बच्चा, तो अभी आपका क्या काम है, अभी मेरे को लगता है 14 क्वेश्चंस है। तो 14 क्वेश्चंस में से आपको मुझे बताना है कि आपके कितने नंबर आए, ठीक है, आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व किया। ओके, और कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई, कुछ टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मैं उस बेसिस पे क्वेश्चन ज्यादा लेके आऊं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।